नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, सेंट्रल काउंसलिंग होगी या स्टेट के थ्रू काउंसलिंग होगी। जैसे कि आपको पता है सेंट्रल इस साल सेंट्रलाइज काउंसलिंग होने के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। बहुत बड़ी वाली अपडेट जो हमारे साथ लगी है, जो आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वाली अपडेट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, डॉक्टर अमित गोयल। डॉक्टर अमित गोयल कौन है? ये एमसीसी यानी कि जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग करवाते हैं उनके डायरेक्टर हैं। उन्होंने क्या किया है, अपने जितने भी स्टेट काउंसलिंग करवाते हैं जिन सारी स्टेट्स को एक लेटर भेजा है। उस लेटर के अंदर कुछ नियम्स, कुछ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, और जिसमें से हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि इस साल जो है वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग होने वाली है। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर नया आने वाला है, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे के सारे प्रोसीजर को ध्यान से समझे कि उन्होंने इस लेटर के अंदर जो स्टेट को भेजा है, सारी स्टेट को भेजा है, उस लेटर के अंदर उन्होंने क्या क्या लिखा है। मैं सारे की सारी जो आपको लेटर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि उन्होंने कौन कौन से जो स्टेप्स है वो भेजे हैं अपनी स्टेट को, कि वो जो स्टेप्स वो ले रहे हैं क्या वो सही है या वो क्या गलत है। आप ही मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन से स्टेप्स आपको ठीक लग रहे हैं, कौन से आपके लिए फायदेमंद है और कौन से आपके फायदेमंद नहीं है। तो जिसमें से हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप निकल कर आया है, जिसमें से उन्होंने लेटर में सबसे पहले स्टेप में लिखा है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने लिखा है साइमल्टेनियसली काउंसलिंग। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या लिखा है, ऑल इंडिया एंड स्टेट काउंसलिंग टू हैपन साइमल्टेनियसली अनलाइक अर्लियर ईयर्स व्हेन दीज हैपन सीक्वेंटली वन आफ्टर द अदर। उन्होंने कहा कि जैसे पिछले साल तक हम स्टेट काउंसलिंग और इंडियन काउंसलिंग यानी कि ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती थी उसको हम अलग अलग करवाते थे, लेकिन इस साल पे हम जो काउंसलिंग है वो क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, यानी कि बच्चों को जो है वो डिफरेंट काउंसलिंग ना करनी पड़े, सब बच्चों को एक ही काउंसलिंग करनी पड़े, यानी कि हम दोनों को। उसमें उन्होंने ये कहा है, इस साथ में ये भी लिखा है कि हम इसमें ये क्या करें, हम आपका स्टेट कोटा खत्म नहीं कर रहे हैं, हम बस ये चाहते हैं कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग अलग से बच्चे प्रोसीजर करते थे और प्रोसेस करते थे, और स्टेट काउंसलिंग अलग से प्रोसेस करते थे, वो सारे प्रोसेस को एक तरह से क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, ताकि बच्चों को क्या हो जाए, थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। अब बच्चों को इसमें क्या बेनिफिट होगा, देखो बच्चों, अब बच्चों को दो तरह का बेनिफिट होगा इसमें। फर्स्ट बेनिफिट उन्हें क्या होगा कि जो बच्चे स्टेट लेवल की काउंसलिंग करते थे उसका फीस, उसका फॉर्म अलग से भरते थे, और जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग करते थे उसका फॉर्म अलग से भरते थे, उसकी फीस पे अलग से करते थे। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है इसी पॉइंट के अंदर, दिस इज प्रपोज सो दैट द कैंडिडेट कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ सीट। तो इसमें उन्होंने बोला है कि वेदर बाय ऑल इंडिया और स्टेट कोटा, यानी कि इंडिया और स्टेट कोटा को कंबाइन करके स्टूडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, एक ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म भी भरते थे और ऑल इंडिया का काउंसलिंग का फॉर्म भी फिल करते थे, तो मान लो अगर आप बच्चों को क्या होता था, स्टेट काउंसलिंग के अंदर सीट मिल गई, लेकिन वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर भी क्या होते थे, अप्लाई कर देते थे, प्रोसेस करते थे, तो वो क्या करते थे, अगर उन्हें स्टेट काउंसलिंग की सीट मिल गई, ठीक है, वो काउंसलिंग की सीट छोड़कर ऑल इंडिया में भाग जाते थे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा ऑल इंडिया में जाएगा। दूसरा क्या होता था, अब यहाँ का प्रोसेस मान लो खत्म हो गया, अब बाद में वो प्रोसेस क्या करता था, एडमिशन छोड़ के क्या करता था, ऑल इंडिया में चले जाता, मतलब एक राउंड क्या हो जाता था, उनको पता नहीं चलता था कि अगर वहाँ पे सीट खाली रहती, ठीक है, तो उसकी जगह कोई दूसरा बंदा भी सीट ले सकता था। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात, बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहती थी कि मैं स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म फिल करूं या ऑल इंडिया का काउंसलिंग का फॉर्म फिल करूं, कि मुझे स्टेट के थ्रू एडमिशन मिलेगी अच्छे से या फिर मुझे ऑल इंडिया में मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी कंफ्यूज थी कि मैं एमबीबीएस के थ्रू भरूं, ठीक है, या बीडीएस में जाऊं। अब इसमें क्या होगा, अगर आपको एक ही काउंसलिंग होगी सारे बच्चों को, ऑल इंडिया की और स्टेट की भी, आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है और अपने सारे कॉलेजेस की प्रेफरेंस डाल देनी है। अगर आपको एमबीबीएस में सीट नहीं मिली तो आपको बीडीएस में मिल जाएगी। अब इसमें आपका सारा कोई झंझट जो परेशानी है वो सब कुछ क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो लेटर, मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं, ये जो लेटर है, ये लेटर के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, जो स्टेट्स को भेजे गए हैं, ये उनको क्या किया, प्रपोज, यानी कि उनको ये बोला गया है कि हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्या आपके ऊपर इन सब बातों की सहमति है या नहीं है। मतलब जो डॉक्टर अतुल गोयल है उन्होंने स्टेट्स को ये पूछा है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बनाए हैं स्टेट्स वालों को, क्या आप इन रूल्स एंड रेगुलेशन से सहमत हो। अगर वो कुछ स्टेट जो इसके ऊपर सहमति हो जाती है मेजोरिटी से, तो मुझे लगता है कि 90% चांसेस है कि इस बार जो है फिर सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी ही होगी। अब इन्होंने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट में क्या गाइडलाइन है, क्या पॉइंट लिखा है, सेकंड पॉइंट इज डायनामिक काउंसलिंग। डायनामिक काउंसलिंग क्या है, द कैंडिडेट कैन जॉय वर्चुअली
जो कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर सकता है वर्चुअली एंड सरेंडर रिजाइन वर्चुअली। तो इसमें क्या है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ अच्छे भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है वो काफ़ी अच्छी भी चीज़ मुझे लगी है, तो ये भी पॉइंट काफ़ी अच्छा है। इन्होंने क्या बोला है डायनामिक काउंसलिंग के अंदर कि मान लो जैसे हमारे पास काउंसलिंग होती थी, बच्चा अगर फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाता था, तो फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होने के बाद हम क्या करते थे, उस कॉलेज के अंदर जाते थे, एडमिशन लेने जाते थे और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते थे और अपना फी पे करते थे। लेकिन हमारा 2 दिन बाद मूड बदल जाए, 3 दिन बाद मूड बदल जाता था कुछ बच्चों का, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो ऑल इंडिया के लिए भी अप्लाई करते थे। मान लो हमें स्टेट काउंसलिंग के अंदर एडमिशन मिल गई, ठीक है, 2 दिन बाद आपकी क्या है ऑल इंडिया काउंसलिंग थी, लेकिन वहां पे भी आपको सीट मिल गई, लेकिन आपने एडमिशन किस में ले ली थी, स्टेट काउंसलिंग के अंदर एडमिशन ले ली थी। अब आपका मूड बदल गया, भाई मेरा तो ऑल इंडिया में काउंसलिंग में एडमिशन हो गया, तो आपको क्या करना होता था, अपना जहाँ पे अपने स्टेट काउंसलिंग की एडमिशन करवाई है वहाँ पे आप जाओ, जाके जो भी अपने फीस सबमिट करवाई है वो आपके रिफंड होगी, आपने डॉक्यूमेंट वहाँ से उठाओ। अब उठा के अब आपको कहाँ जाना पड़ता था, ऑल इंडिया में जाना पड़ता था। या फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, जिन बच्चों ने राउंड 1 के अंदर एडमिशन लेनी, अब उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है, तो अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने क्या करना था, फर्स्ट राउंड में तो अब आपकी एडमिशन हो जाती है, लेकिन अब आपका मूड था कि मैं सेकंड राउंड में भी अप्लाई करूं, क्या पता मुझे और कोई कॉलेज मिल जाए, मुझे कॉलेज अच्छा नहीं लगे। तो फर्स्ट राउंड में जहाँ पे आपने एडमिशन ली थी वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, अपनी फी वापस लेनी पड़ती, ठीक है। पता नहीं कितनी दूर है कितनी पास है, कुछ लोगों का दूर भी होता है, कुछ लोगों का पास भी। वहाँ से डॉक्यूमेंट उठाओ, लेटर्स लिखो उन्हें कि अपना रीजन लिखो, फिर आपको वहाँ से वो डॉक्यूमेंट वापस देंगे, आपकी फीस सबमिट जो आपने करवाई है वो आपको रिफंड देंगे, तो वो आपने उठा के फिर आप दूसरे कॉलेज में जाते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि ये सारा जो झंझट है ये हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं। इन केस अगर आपको फर्स्ट राउंड में अगर आप एडमिशन लेते भी हो या किसी भी स्टेट में एडमिशन लेते हो तो आपको ऑनलाइन लेनी पड़ेगी, वर्चुअली लेनी पड़ेगी। आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ऑनलाइन ही अपने सारे डॉक्यूमेंट फीस सबमिट करनी है। आपको वहाँ जाके जो है फीस सबमिट और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 2 राउंड्स के अंदर मान लो अगर आप फर्स्ट राउंड में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको कॉलेज वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट ओपन करो, आपको ये वेबसाइट लिंक वगैरह प्रोवाइड करेंगे, आपने वहीं पे उनकी फी पेमेंट कर देनी है, वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो है उनके सबमिट कर देने हैं। अगर इन केस आप उस कॉलेज से रिजाइन करना चाहते हो, यानी कि आपने मान लो आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दें या फिर आपका ऑल इंडिया में सिलेक्शन हो गया, तो अगर आपको वो कॉलेज अब छोड़ना है तो आपको ऑल इंडिया ऑनलाइन ही यानी कि वर्चुअली आपको उन्हें वहाँ पे रिजाइन जो अपना भेज देना है और ऑनलाइन ही आपके जो डॉक्यूमेंट हो वो क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। इसके साथ इन्होंने क्या लिखा है, द अपग्रेडेशन ऑफ द सीट्स शैल टेक प्लेस अंटिल लास्ट राउंड प्रीवियस ईयर वेयर इट वाज नॉट अलाउड आफ्टर सेकंड। बोलता पिछले सालों तक ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन इस साल से ये चीज़ जो है हम इस चीज़ के ऊपर क्या कर रहे हैं, वैलिड कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और इसमें यह भी लिखा है कि फर्स्ट 2 राउंड तक आप ऐसा प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन लास्ट जो मॉप अप राउंड होता है, राउंड 3 होता है, उसके अंदर आपको जो है आप ऑनलाइन प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट राउंड जो होता है, लास्ट राउंड में क्या होता है, हमें एडमिशन लेनी होती है। जिन बच्चों को लेनी होती है वो ले लेते हैं, जिनको मिलनी होती है वो मिल भी जाती है, जिन बच्चों को नहीं मिलती, मतलब लास्ट राउंड हमारा क्या होता है, मॉप अप राउंड होता है, उसके बाद काउंसलिंग नहीं होती। वो होता है लास्ट राउंड के अंदर आपको जो है फिजिकली जाके एडमिशन लेनी पड़ेगी। लास्ट राउंड के अंदर आप ऑनलाइन फीस सबमिट डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं करा सकते। ये जो रूल है ये सिर्फ फर्स्ट 2 राउंड्स के लिए ही है। इससे बहुत सारे बच्चों की क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बहुत सारे बच्चों की टेंशन खत्म होगी। अगर मान लो अगर आपने फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन ले ली भी, तो पहले आप फटाफट जाते हो उस कॉलेज को देखने की मैं इसी में कॉलेज में एडमिशन लूंगा, फिर अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करवाते हो, फिर फीस सबमिट करवाते हो, फिर घर वापस आ जाते हो। फिर अगर आपका मन बनता है कि यार नहीं मुझे राउंड 2 के अंदर अपग्रेडेशन करना है, मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर जाना है, फिर आप उसी कॉलेज में वापस जाते हो, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से उठाते हो, वहाँ पे लेटर लिखते हो, भाई मुझे रिजाइन लेटर लिखते हो, मुझे इस कॉलेज में नहीं रहना, ठीक है, वहाँ से जाते हो, फिर आपका दूसरे कॉलेज में जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, फिर आप वहाँ पे भागे जाते हो, फिर वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो, फीस सबमिट करवाते हो। तो मतलब देखो कितना लंबा ज़्यादा चौड़ा प्रोसेस था, वो सारा का सारा इन्होंने क्या कर दिया है, खत्म करने के बारे में सोचा है कि हम ये सारा का सारा प्रोसेस खत्म कर देंगे। आप ये सारा जो प्रोसेस करोगे घर बैठ के अपना वर्चुअली करोगे, ऑनलाइन करोगे, जो प्रोसेस आपको करना है ऑनलाइन करना है। थर्ड राउंड के अंदर जब आपका मूड बन जाएगा लास्ट के अंदर, लास्ट राउंड के अंदर कि आपको एडमिशन जब आपकी फाइनलाइज्ड हो जाएगी, तो थर्ड के बाद कोई राउंड होता ही नहीं है, तब आपको जाके फिजिकली वहाँ पे जाके एडमिशन लेनी पड़ेगी। और इन्होंने लास्ट लाइन में लिखा है कि जो हमारे पास काउंसलिंग होती थी पिछले साल तक जो हमारे पास काउंसलिंग होती थी उसमें हम सेकंड राउंड तक हम अपग्रेडेशन कर सकते थे, सेकंड राउंड के बाद हम मॉप अप राउंड के लिए अपग्रेडेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन इस साल वो भी खत्म कर देंगे हम। इसके अंदर ये लिखा है कि इस साल हर बच्चा जो है वो फर्स्ट से लेकर लास्ट राउंड तक क्या कर सकता है, अपग्रेडेशन कर सकता है, यानी कि सेकंड राउंड के बाद वो मॉप अप राउंड के लिए भी अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले क्या होता था, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन अप्लाई होती थी, सेकंड राउंड के बाद अपग्रेडेशन जो अप्लाई नहीं होती थी। लेकिन इस बार उन्होंने बोला कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड जितने भी राउंड्स होंगे, लास्ट यानी कि 3 राउंड ही होते हैं, मॉप अप राउंड तक ही बच्चा जो है अपना अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकता है।
और इन्होंने थर्ड पॉइंट में लिखा है, पहले बात रिपीट कर रहा हूँ अगेन, कि ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये डॉक्टर अतुल गोयल जो हैं उन्होंने सारी स्टेट को ये सिर्फ प्रपोजल भेजा है, ये कंफर्म नहीं है। उनके जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी राय मांगी है कि ये जो मैंने आपको बातें बोली हैं, क्या आप इन बातों से एग्री हो। कोई फाइनल अपडेट नहीं आई है अभी तक। फाइनल अपडेट 1-2 दिन में भी आ सकती है, 4 दिन में भी आ सकती है, क्योंकि ये जो लेटर है ये अभी 2-3 दिन पहले ही भेजी थी और इनको 4-5 दिन का स्टेट्स को टाइम दिया गया था कि आप इन सब पॉइंट से एग्री हो या नहीं एग्री। इसके ऊपर अभी कोई फाइनल चर्चा नहीं हुई है कि स्टेट्स एग्री हुई हैं या नहीं हुई। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं, तो शायद स्टेट्स एग्री हो सकती हैं। बाकी जैसे ये लेटर उनके पास जाएगी उसके बाद फिर एमसीसी के जो डायरेक्टर हैं दोबारा से चर्चा करेंगे क्या पॉइंट्स में चेंजेस करने हैं, कुछ और चेंज करना है, या फिर सारे इस बार से एग्री हैं या नहीं। वो जो भी अपडेट होगी, मेरे पास अभी ये अपडेट आई थी वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई फाइनल अपडेट आती है कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या ये अप्रूव्ड हो गया है, वो भी मैं आप तक पहुँचाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हर एक छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुँचेगी। अब बात कर लेते थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में मुझे काफ़ी 2 पॉइंट मैंने पढ़े हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में है कॉमन काउंसलिंग फॉर प्राइवेट कॉलेज सीट। अब इन्होंने बोल दिया कि कॉमन काउंसलिंग ही होगी प्राइवेट कॉलेज सीट्स के लिए भी, जितने भी प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्रपोजल ऑफ कॉमन काउंसलिंग फॉर ऑल प्राइवेट कॉलेज सीट इन ओपन कैटेगरी सीट्स एंड रिक्वायरिंग डोमिसाइल अक्रॉस द कंट्री अंडर द सीट्स। तो इन्होंने बोला कि जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनकी भी काउंसलिंग जो है वो कॉमन होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अब डोमिसाइल खत्म कर दिया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हम बोलते हैं हम डोमिसाइल जो है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या सब बच्चे कॉमन काउंसलिंग कर सकते हैं, डोमिसाइल हम खत्म कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे, मान लो जैसे मैंने हरियाणा के अंदर अप्लाई करना है तो मुझे हरियाणा डीम्ड यूनिवर्सिटी जितनी होती है वो अपनी काउंसलिंग अपनी खुद से करवाती है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हुई है, कि जो डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो खुद की काउंसलिंग खुद करवाती हैं, ठीक है। खुद की उनका फॉर्म होता है, खुद की उनकी फ़ी होती है और खुद ही वो डेट डिसाइड करती है। ऐसे डिफरेंट कितनी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। अब मुझे तो नहीं पता मुझे इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगी ना मिलेगी, तो मैं क्या करता था, या कोई भी बच्चा था, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो फिर मैं क्या करता, मैं एक उत्तराखंड में फॉर्म फिल कर देता, मैं एक हरियाणा में फिल कर देता, एक दिल्ली में फिल कर देता, क्योंकि मुझे थोड़ी कंफर्म था कि मुझे उत्तराखंड में मिल ही जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने अपना सेफ रखने के लिए मैंने हरियाणा के अंदर भी फिल कर दिया, दिल्ली के अंदर फिल कर दिया। अब 3 यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे 3 जगह फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 3 जगह फीस पे करनी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस भी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि फर्स्ट में भी पे करो, सेकंड में भी पे करो, फिर थर्ड में भी पे करो। अब इन्होंने ये सारा जो चीज़ है फंड है वो सारा खत्म कर देंगे। इन्होंने बोला कि हम सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी को कंबाइन कर देंगे, एक ही लिस्ट बनाएंगे और एक ही कॉमन काउंसलिंग करेंगे, और आपको एक बारी जो फी वो पे करनी पड़ेगी। द स्टेट्स आर रिक्वेस्टेड टू आइडेंटिफाई सच सीट। फिर उसके बाद स्टेट जो आइडेंटिफाई करेंगी कि ये जो सीट्स हैं ये किन किन बच्चों को जाएंगी, किन किन बच्चों को नहीं जाएंगी, एंड शेयर द लिस्ट ऑफ द सेम इन द एमसीसी। वो सारी लिस्ट जो स्टेट बनाएगी, जो मतलब अगर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी मैंने हरियाणा के अंदर अप्लाई किया था तो हरियाणा वाले की जो स्टेट है वो लिस्ट तैयार कर लेगी कौन कौन से बच्चे एग्री हुए हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए, कितने कितने बच्चों ने फीस दी है, कितने कितने बच्चों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, ठीक है। जितना सबका प्रोसेस कंप्लीट हो गया वो सारा का सारा जो डाटा है वो एमसीसी के पास अवेलेबल होना चाहिए। मतलब वो एमसीसी अपने पास क्या करेगी, मंगवाएगी, और स्टेट उसे क्या करेगी, अपने साथ शेयर करेगी एमसीसी के साथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, द फोर्थ पॉइंट इज ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स MCC to provide software to participating institute where candidates will upload the scanned copies of their certificate and the nodal officer will check the certificate online, the candidates report online। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि जो MCC है, MCC आप जब आपकी एडमिशन हो जाती है, कुछ भी सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है तो हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाने होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जो स्कैन कॉपी है MCC एक सॉफ्टवेयर बनाएगा, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सारे के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। उसकी स्कैन कॉपी का आपने क्या करनी है, अपलोड करनी है। तो उसके बाद क्या होगा, जिस भी कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लेनी है उस कॉलेज के अंदर हम एक नोडल ऑफिसर बनाएंगे, ठीक है। वो नोडल ऑफिसर क्या करेगा, जितने भी आपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो चेक करेगा कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे के सारे सही हैं, वैलिड है, ओरिजिनल है, मतलब सारा की सारी वो क्या करेंगे, तसल्ली करेंगे। तसल्ली करने के बाद आपको क्या करेंगे, ऑनलाइन रिपोर्ट कर देंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं एलिजिबल हो। आगे बात कर लेते हैं अब फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो कुछ बच्चों को पसंद आएगा भी, कुछ बच्चों को पसंद नहीं भी आएगा। पहले मैं बता देता हूँ अब इस पॉइंट में है क्या। फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास है सिंगल चॉइस फीलिंग एट बिगिनिंग, यानी कि सिंगल चॉइस जो है वो आपकी फीलिंग होगी बिगिनिंग में। पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है।
Candidates can fill all the members of permutation combination of their choices in the beginning at the starting of counseling, that is during the round 1। पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो जिन्होंने मेरी देखी होगी, कि अगर आपका राउंड 1 स्टार्ट होता है तो हमें उसमें चॉइस फिलिंग करनी होती है, ठीक है। फिर राउंड 2 को अगर आप अपग्रेड करते हो या फिर जिनको राउंड 2 के अंदर काउंसलिंग करनी होती है तो हम फिर से दोबारा से चॉइस फिलिंग करते हैं। मॉप अप राउंड के लिए हम फिर से चॉइस फिलिंग करते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हम इतने जो चॉइस फिलिंग है उसको अब हम खत्म कर रहे हैं। अब जो है बच्चा सिर्फ एक बारी चॉइस फिलिंग कर सकता है, वो है राउंड 1 के अंदर। राउंड 1 के अंदर जो बच्चे ने चॉइस फिलिंग कर दी वही राउंड 2 में चलेगी, वही मॉप अप राउंड में चलेगी। दोबारा अब आपको राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है वो नहीं दिया जाएगा। बात समझे? पहले क्या होता था, हमें राउंड 1 के अंदर अलग से चॉइस फिलिंग करनी होती थी, राउंड 2 के अंदर अलग से चॉइस फिलिंग, मतलब हम कॉलेज ऊपर नीचे भी कर सकते थे अगर हमारा मूड बदलता था। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कि अगर आपको राउंड 1 के अंदर सीट नहीं भी मिलती है, ठीक है, तो राउंड 2 में अगर आप अप्लाई करोगे तो राउंड 2 के अंदर आपको जो चॉइस फिलिंग है वो सेम ही रहेगी, सेम ही रखनी पड़ेगी और सेम ही आपकी मॉप अप राउंड के लिए भी रहेगी। तो ये 5th अपडेट कुछ बच्चों को अच्छी लगी होगी, कुछ बच्चों को नहीं भी अच्छी लगी। अब आपको प्रेफरेंस लिस्ट उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी जिस हिसाब से अगर ये पास हो गया, तो अगर ये जो रूल्स गाइडलाइन अगर पास हो गया या अप्रूव्ड हो गया तो हमें चॉइस, चलो उसके ऊपर हम बाद में देखते हैं। पहले इनका 6th पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इन्होंने 6th पॉइंट में क्या लिखा है। 6th पॉइंट में इन्होंने लिखा है new seats, no new seats will be taken up by MCC and added in already existing seat matrix once counseling start। इसमें क्या बहुत अच्छी भी चीज़ है। इसमें क्या हुआ था, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, मैं बताता हूँ क्या है ये। इन्होंने क्या किया था, जैसे अब मतलब चॉइस फिलिंग एक बार होगी तो बाद में क्या करते हैं, जो कुछ कॉलेजेस ना अपना नाम वापस ले लेते हैं काउंसलिंग में से, ठीक है, कि हमें काउंसलिंग नहीं करवानी, हम अपने स्टेट की काउंसलिंग खुद करवाएंगे, ठीक है। खुद का अपना जनरेट करते थे लिंक, तो हम खुद की काउंसलिंग खुद करवाते थे कुछ स्टेट के कॉलेजेस, जैसे पिछली बार दिल्ली ने किया था। दिल्ली ने क्या किया था, इन्होंने आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने क्या बोला था कि हम दिल्ली की जो स्टेट काउंसलिंग है, BMS वगैरह के जो भी कोर्सेज हैं, उसका जो काउंसलिंग है वो हम खुद से करवाएंगे, खुद का लिंक जनरेट करेंगे जितने भी DU के कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि अगर ऐसा कोई कॉलेज करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, वो बिगिनिंग राउंड में हम डिसाइड कर लेंगे कि किस कॉलेज को एंटर करना है या किस कॉलेज को बाहर जाना है, वो पहले ही हमें बता दो, ठीक है। उसके बाद अगर एक बार काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम दोबारा से न्यू कॉलेजेस को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छी बात है अगर हमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है ना, तो फिर न्यू सीट्स भी ऐड नहीं करेंगे। अगर न्यू कॉलेजेस आएंगे, ठीक है, फिर हम उसी हिसाब से कॉलेज शफल को भी कर सकते थे, लेकिन अगर हमें कॉलेज शफल करने का मौका नहीं मिल रहा फिर सीट्स भी मत बढ़ाओ, ठीक है ना। क्योंकि पिछली बार 1-2 दिल्ली को कॉलेजेस ने ऐसे किया कि उन्होंने पहले स्टेट काउंसलिंग अपने अलग से जनरेट लिंक कर लिया, ठीक है, वहाँ पे बच्चों ने एडमिशन ले ली, फिर उनके पास कुछ सीट्स बच गई, तो कुछ सीट्स बच गई तो स्टेट के थ्रू बच्चे आए नहीं, क्योंकि स्टेट में इतने बच्चे थे नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फिर जो आयुष काउंसलिंग के मॉप अप राउंड में अपना नाम दे दिया कि हमारा काउंसलिंग के अंदर आप कॉलेज ऐड कर लो, तो वहाँ पे बच्चों ने फिर एडमिशन ली, 3rd राउंड में जाके न्यू कॉलेजेस ऐड हुए थे। तो इस बार इन्होंने बोल दिया कि हम न्यू कॉलेजेस ऐड नहीं करेंगे, अगर आपको ऐड करवाना है नए कॉलेजेस तो आपको राउंड 1 के अंदर ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, राउंड 1 से ही हमें बताना पड़ेगा, उसके बाद हम नई सीट्स और नए कॉलेजेस को ऐड नहीं करेंगे। देखो कितनी गर्मी आ गई, देखो पसीना, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना आपको चीज़ समझा रहे हैं, अकेली चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो मेरी भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक मैं आपके लिए अब लास्ट में इन्होंने क्या बोला है वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने लास्ट में अब क्या लिखा है, 6 पॉइंट्स इन्होंने गाइडलाइंस ये रूल्स लिखे थे, ठीक है। दीज आर प्रपोज्ड ड्राफ्ट चेंजेस बाय MCC। उन्होंने लिखा कि ये जो एक प्रपोज्ड लेटर है जो हमने चेंजेस किए हैं, यानी कि MCC ने चेंजेस किए हैं, ये जो हमने अब भेज रहे हैं किसको, स्टेट को भेज रहे हैं। यूर सजेशन एंड एडवाइस आर वेलकम। हम जो भी आपको सजेशन होगा, जो भी आपकी एडवाइस होगी, यानी कि ये स्टेट वालों को बोल रहे हैं MCC वाले कि ये हमने चेंजेस किए हैं, ये हमने न्यू रूल्स बनाए हैं, इसके ऊपर आप अपनी चर्चा दीजिए, अपना सजेशन दीजिए, अपनी एडवाइस दीजिए, जिसका हम वेलकम करेंगे। आप जो भी हमें सजेशन दोगे, जो भी आप एडवाइस दोगे, काइंडली रिवर्ट टू दिस लेटर लेटेस्ट बाय 4 days अलॉन्ग द रिक्वेस्ट डाटा। मतलब जब भी आपके पास ये लेटर रिसीव होती है, ठीक है, लेटर रिसीव होने के बाद आपको कम से कम 4 दिन के अंदर हमें अपना सजेशन और एडवाइस है लिख के वापस भेज दीजिए, ठीक है। इसके बाद और क्या अपडेट आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसके बाद अब ये जो मैं बता देता हूँ आपको, इन्होंने लास्ट पेज में क्या लिखा है कि ये जो लेटर है ये किस किस को भेजा गया है, ये ऑल स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, मतलब सारी स्टेट्स को भेजा गया है। प्रेसिडेंट UGB NMC के प्रेसिडेंट को भेजा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो प्रेसिडेंट है NMC के उनको भेजा गया है, PSO को भेजा गया है, PS2 चेयरमैन NMC के उनको भेजा गया, मतलब सारी जगह इन्होंने ये लेटर भेजा गया है और उनके जो है सजेशन मांगे गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे बोलेंगे कमेंट्स में, सर आपका क्या सजेशन है, आपकी क्या राय है। देखो बच्चों, मेरे सामने जो लेटर आई थी, जो गाइडलाइन आई थी,
जो रूल्स आए थे वो मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर देखना है कि आपको कौन से रूल अच्छे लगे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या क्या नुकसान है। मेरा काम था इस चीज़ को आप तक पहुंचाना, ठीक है। अब आपने घर बैठ के सोचना इसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। और सेकंड थिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो लेटर है ये अभी प्रपोज्ड है, ठीक है। इसके ऊपर अभी डिसीजन आना बाकी है। ये अभी लेटर जो है वो स्टेट्स तक पहुंच चुकी है, मे बी वापस भी जा चुकी होंगी, ठीक है। क्योंकि किसी को लेटर उन्होंने बोला कि जब जब आपके पास लेटर रिसीव हो जाए उससे 3-4 दिन बाद हमें 4 दिन बाद हमें ये लेटर जो है वापस आप रिप्लाई के साथ भेज दीजिएगा। उन्होंने 4 दिन का टाइम दिया गया था। अब इसके ऊपर क्या फाइनल अपडेट आती है, कुछ नए सुजेशन ऐड करते हैं या स्टेट्स इन्हीं सुजेशन के साथ एग्री हो जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसके लिए कोई भी अगर अपडेट निकल कर आती है वो डेफिनेटली मैं आप तक पहुंचाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। चैनल को सब्सक्राइब बहुत सारे बच्चे करते नहीं है, ठीक है, फिर उन तक अपडेट पहुंचती नहीं है। तो हर एक चीज़, हर एक इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे अपडेट जितनी भी एडमिशन लेने से तक, ठीक है, एडमिशन लेने तक हर एक अपडेट आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि एक गलती भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। जैसे मैंने आपको आयुष के अंदर बताया था, बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के अंदर गलती कर देते हैं। अगर इतनी छोटी सी मिस्टेक अगर आपने कर दी तो आप पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स को आपने नज़रअंदाज नहीं करना है, उस चीज़ के ऊपर सोचो समझो। वीडियो के अंदर मैं अकेली कई चीज़ आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, तो इस चीज़ को समझो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करके ओपनली पूछो, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आती है वो डेफिनेटली आप तक मैं पहुंचाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।